हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने अभी कंप्लीट किया डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने किया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर में तो होंगे, लेकिन उनकी डिग्री जो है ना वो फर्स्ट डिग्री, मतलब उनकी डिग्री जो है फर्स्ट नहीं होगी, मतलब डिग्री 1 नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल आसान सा मैंने ये ले लिया dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, मान लीजिए प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। आप यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, बट सिंपल सा एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बनाया। तो ये देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है? तो सीधी सी बात है, इसका जो ऑर्डर है तो ऑर्डर इज 1। बट अगर इसकी डिग्री की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी डिग्री क्या है, तो ये यहां से देखिए डिग्री इसकी क्या हो जा रही है, 2 ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 का तो है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का तो है, लेकिन इसका डिग्री जो है 1 नहीं है। ठीक है ना। ठीक, सो अब यहां पे अगर डिग्री 1 नहीं है तो हमने जो केसेस डिस्कस किए, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो अब उस तरीके से तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे? जब डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का तो हो, लेकिन उसकी डिग्री हायर जो मतलब हो 1 से ज्यादा हो डिग्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। ठीक, तो यहां पे एक नोटेशन है, मैं पहले ही लिख दूं। जो हम नोटेशन यूज करेंगे, इवन आपके एग्जाम में भी नोटेशन यही यूज करके देते हैं। तो नोटेशन यहां पे जो होगा dy बाई डी एक्स के लिए हम जो नोटेशन यूज करेंगे वो स्मॉल p। ये थ्रू आउट दिस टॉपिक, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो उस केस में हम जो नोटेशन यूज करेंगे dy बाई डी एक्स को p। तो अगर ये सिंबल अगर आप यूज करेंगे नोटेशन, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मेरा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो अब ये सिंबल आप बार बार, अब आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जहां पे स्मॉल p आ जाए आप समझ जाइएगा कि ये स्मॉल p मतलब dy बाई डी एक्स। मैं समझा पाया फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का जनरल फॉर्म क्या होगा, उसका कैसा दिखता है, तो देखिए इस टाइप का दिखेगा, p रेज टू द पावर n प्लस, ये देखिए कैपिटल P लिख रहा हूं फ्रेंड्स, ये फंक्शन है एक्स वाई का, चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। फिर स्मॉल p के पावर n माइनस 1, ठीक है ना। फिर प्लस p2, ये भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और स्मॉल p के पावर n माइनस 2, और इस तरीके से डॉट डॉट कर दीजिए pn फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो जनरल ऐसे दिखेगा, स्मॉल p जहां जहां है इसका मतलब देखिए dy बाई डी एक्स, मैंने अभी सिंबल बताया। ये कैपिटल P जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो अगर मैं ये जो अंदर एक्स वाई का फंक्शन लिखा हूं इसको अगर इरेज करूं, मतलब हटाऊं, मैं केवल सिंपल इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, p1 p रेज के पावर n माइनस 1 प्लस p2, ठीक है ना, p रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 pn दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कैपिटल P1 P2 Pn ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर का तो है, लेकिन डिग्री जिसकी फर्स्ट नहीं होगी, जनरल फॉर्म ऐसा दिखेगा। ठीक, तो अब अगर ऐसा है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे देखिए सामने ये है, अगर इस जैसे इस तरह का सिंबल फॉर्म में अगर इसको मैं लिखा तो देखिए ये इस तरह का मैं लिख पा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि सर ये कैपिटल P1 क्या है, तो ये कंपेयर कर लीजिए इस P का कोफिशिएंट ना, तो ये कैपिटल P1 जो है जिसको मैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा हूँ वो कांस्टेंट है 3, उसी तरीके से ये कैपिटल P2 है, ये भी कांस्टेंट है, क्या है, 2। समझ में आ गया? तो इस फॉर्म में भी, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था, जनरल फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं।
ठीक, एनीवेज तो ये इस तरह का दिखेगा। ठीक, जनरल में लिख रहा हूं और एक्चुअल कैसे दिखेगा तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे ना। ठीक है, अब चलिए, अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का, तो अब आपका इंटरेस्ट जो होगा कि सर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं फ्रेंड्स। बेसिकली एक क्लॉट इक्वेशन आता है, वो बाद में करेंगे। तो बेसिकली हम इसको 3 तरीके से, जो इक्वेशन 1 है ना, इसको हम 3 टाइप से सॉल्व करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में हमने वेरिएबल सेपरेबल, फिर जो है आपका होमोजेनियस, लीनियर एंड एग्जैक्ट में उसको बाइफर्केट किया था। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और वही से सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहला सॉल्वेबल फॉर पी, स्मॉल पी, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ना, उसको हम पी के लिए सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये एग्जांपल देखिए, मैं करूंगा भी इसका सॉल्यूशन, इसको जो है ये सॉल्वेबल है पी के लिए, ठीक है ना। फिर दूसरा जो केस आता है सॉल्वेबल फॉर वाई, दूसरा जो केस है सॉल्वेबल फॉर वाई, और तीसरा जो है सॉल्वेबल फॉर एक्स। ठीक, अब ये डिपेंड करता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, और उसी को यूज करके आप जो है, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में किया, पहले वेरिएबल सेपरेबल जाते थे, नहीं हुआ, फिर होमोजेनियस चेक किए, नहीं हुआ, तो फिर लीनियर पे गए, फिर एग्जैक्ट पे गए। उसी तरीके से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का होगा, तो उसको जो है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन हम कभी p के लिए सॉल्व करते हैं, कभी y के लिए, कभी x के लिए। ठीक है, तो अब जैसे मैं बोलता हूं ना सॉल्वेबल फॉर p, तो यहां पे क्या होगा ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप फैक्टराइज करेंगे, मतलब p एक साइड आ जाएगा, ठीक है ना, बाकी और एक्स वाई के टर्म एक साइड चले जाएंगे। इसमें क्या है, सॉल्वेबल फॉर वाई में वाई सेपरेट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और पी और एक्स जो होंगे वो राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। उसी तरीके से सॉल्वेबल फॉर एक्स की अगर मैं बात बोलूं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और पी और वाई जो है वो आपका राइट हैंड साइड में उसको ट्रांसफर कर सकता हूं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई एंड सॉल्वेबल फॉर एक्स। ठीक, अब 1 बाई 1 हम करेंगे। ये मेरा मेन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का। तो ये 3 केसेस में हम इसको जो डिवाइड कर रहे हैं, तो अब 1 बाई 1 करने का समय आ गया। तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट जो होता है सॉल्वेबल फॉर पी। तो अब मैं आता हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलिए अब मैं आ गया मेन हेडिंग, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसको सॉल्वेबल फॉर पी वाले केस में कैसे सॉल्व करते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस या इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर पी, ठीक है ना। तो अब ऐसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको मैं पी के लिए सॉल्व कर पाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसका जो सॉल्यूशन का प्रोसेस है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। करना क्या होता है, मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं। करना क्या होता है ना, जब ये p में सॉल्वेबल होगा तो इसको क्या करेंगे, p के लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हुआ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको मैं इस फॉर्म में लिख पाऊंगा, p माइनस आए प्लस आए वो डिपेंड करता है, मैं माइनस लिख दिया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। ये फिर उसी तरीके से p माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक, और इस तरीके से प्रोडक्ट में जाएगा लास्ट में p माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर p में सॉल्वेबल करने की बात है तो क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। जैसे देखिए p माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फिर मल्टीप्लाइड बाई p माइनस दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड सो ऑन। इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, यहां से चूंकि ये 0 है तो इंडिविजुअल ये जो इसके फैक्टर्स आएंगे ना, वो अलग अलग 0 हो जाएंगे ना,
तो p माइनस एफ वन एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p इक्वल टू एफ वन एक्स वाई। उसी तरीके से दूसरा फैक्टर भी अब सेपरेट हो जाएगा, p इक्वल टू एफ टू एक्स वाई एंड डॉट 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 p इक्वल टू एफ एन एक्स वाई। ठीक, अब इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। तो मान लीजिए इसका सोल्यूशन आता है g, ठीक है ना, g। अब ये देखिए ये p क्या है, dy बाई डी एक्स, इधर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझिएगा। अल्टीमेट प्रोसेस हमारा क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का तो है लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं है, तो हम क्या करते p में सॉल्व करके, मतलब ये लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किए सच दैट ये इंडिविजुअल फैक्टर जो आ रहा है ना, ये क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर या फिर एग्जैक्ट। उससे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और मान लीजिए जब सॉल्व करते हैं तो वो ये आता है g1 xy c। उसी तरीके से इसको सॉल्व किया मान लीजिए तो g2 xy c एंड सो ऑन डॉट डॉट। इसको जब सॉल्व किया मान लीजिए gn xy और c, ठीक है ना। ये मेरा सॉल्यूशंस आ गए और मान लीजिए यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, ये डॉट डॉट मैंने इधर कर दिया। ठीक, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, इसका अब जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो जनरल सोल्यूशन में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इंडिविजुअल सॉल्यूशंस निकाले ना इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या g1 xyc फिर g2 xyc, इस तरह से gn xyc और इधर लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। मैं एग्जांपल लूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है फ्रेंड्स। तो समझिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का जनरल कुछ ऐसा दिखेगा। इसके तीन तरीके हैं सॉल्व करने का, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आप उसको p के फैक्टर्स में ब्रेक कर पाएंगे। मतलब इस तरह से देखिए ये फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल फैक्टर जो है ना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। देखिए ये, अब इंडिविजुअली सबका सॉल्यूशंस निकाल लीजिए। जनरल सॉल्यूशन आप निकालना जानते हैं, कोई भी मेथड लगेगा वो डिपेंड करेगा कि ये फैक्टर कैसा आता है। हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल लगे, किसी में होमोजेनियस लगे, किसी में लीनियर लगे, वो डिपेंड करता है। इंडिविजुअल ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस आए इनको सॉल्व कर लीजिए और ये सॉल्यूशंस आया, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 0 रख दीजिए, जनरल सॉल्यूशन आ गया। मेरा मेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये 1 था उसका। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर ये जो फैक्टर आया ये अलग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन अलग है, तो यहाँ पे कांस्टेंट C1 C2 Cn लिखना चाहिए ना। ऐसा गलती मत करिएगा फ्रेंड्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जब फॉर्मेशन पढ़ा था तो मैंने आपको यही बोला था ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे जितना, जब सॉल्यूशन हम कर रहे थे तो मैंने बताया था जितना उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे तो ऑर्डर 1 ही है ना, डिग्री 1 से ज्यादा है। तो जब जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा उसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए ना हमारे कॉन्सेप्ट से। तो इसलिए अगर आप C1 C2 Cn अलग अलग लिख दिए तब तो आपका n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि अगर ये n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखेंगे तो एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर का होना चाहिए, जबकि ये ऑर्डर 1 का है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल फैक्टर में एक ही कांस्टेंट C लिख देते हैं। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब जो है इसके सॉल्यूशन, अब मैं एग्जांपल्स की बारी है, एक एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं। एक बहुत बेसिक, ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ पाए। मैंने ये जो लिखा था ना ऊपर, उसी टाइप का मैंने एक इक्वेशन मैं लिखता हूं। तो क्या है, सॉल्व फॉर एग्जांपल p², ठीक है, माइनस फॉर एग्जांपल यहां पे कर दिया 3p, ठीक है, 3p और +2 दिस इज इक्वल टू 0। यही मैंने लिखा था ना।
अच्छा यहाँ पे मतलब प्लस लिख दिया था, चलिए मैंने माइनस कर दिया, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। अब आता हूं मैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले जाएंगे, ऐसे ही लिख के देगा तो P जो सिंबल है इसको मैंने आपको बोला था ये मेरा क्या है, dy/dx। ठीक है, तो अल्टीमेट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का ही है लेकिन इसकी डिग्री 2 है, तो ये उस केस में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट ऑफ नॉट फर्स्ट डिग्री। अब यहां से मैं देख रहा हूं यहां पे एक्स वाई है ही नहीं, तो मैं P के लिए सॉल्व करूंगा। P के लिए सॉल्व करना मतलब P को एक साइड लिखूं बाकी टर्म्स उधर, तो हालांकि यहां पे वैसा करना नहीं, ये सीधे सीधे P में ये ब्रेक हो जाएगा डायरेक्टली इस फॉर्म में, देखिए इस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो इसका जो फैक्टर ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर सेकेंड डिग्री का है सीधा 4 मेथड भी लगा सकते हैं, तो जैसे आपको करना है, बट ये आसान हो जाएगा। क्या होगा देखिए, p² -2p -p +2 दिस इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे -3p आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे +2p², फैक्टर प्रॉपर हो गया है। p कॉमन ले लीजिए, p -2 और यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, p -2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए p -2 और p -1 दिस इज इक्वल टू 0। अब लिंक करते चलिए, जो मैं थ्योरी बताया था इस तरह का होगा जनरल। इसको मैं क्या किया, अलग अलग फैक्टर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, P के लीनियर, ऐसे बोलिए P में लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, देखिए ये आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि यहां से ये 0 होगा, ठीक है ना, या फिर जो है मेरा ये 0 होगा, ठीक है ना, यही तो हमने किया था। चलिए, तो यहां से अगर ये 0 हुआ तो अब यहां से लिख लीजिए, मैंने बोला था ना, देखिए ये लीनियर फैक्टर्स में अलग अलग, देखिए ये, तो अब ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, कैसे, अब यहां पे लिख लीजिए dy/dx -2, तो 2 को मैं इधर ले गया। उसी तरीके से यहां पे आ जाता हूं dy/dx, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 1। मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक। तो यहां से देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, dy दिस इज इक्वल टू 2dx, और यहां पे भी क्या हो गए, मैं साथ साथ पहले इसको भी करते चलता हूं, dy इक्वल टू dx। अब क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन के लिए इंटीग्रेट करते हैं, वेरिएबल दोनों वेरिएबल सेपरेबल में बदल गए, कोई टेंशन नहीं। तो y इक्वल टू 2x, ये आया कि नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, y इक्वल टू 2x, और यहां पे एक कांस्टेंट आप लिख दीजिए, ठीक है ना, +c। उसी तरीके से यहां क्या होगा, y इक्वल टू x, और यहां पे भी आप c लिखना है। देखिए मैं आपको बोला था ना जनरल सोल्यूशन इस टाइप का, तो इक्वल टू 0 करना है तो सबको इधर ला दीजिए, तो यहां से आ जाएगा y -2x -c दिस इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा y -x -c इक्वल टू 0। अब इसी से लिंक करिए जो यहां पे मैं लिखा था g1 g2 gn, तो ये मेरा g1 है ये पूरा इक्वल टू 0, और ये g2 है पूरा इक्वल टू 0। सो जनरल सोल्यूशन इसका, ये मेरा मेन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल टू 0। तो ये जो सोल्यूशंस आए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y -2x -c, और इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये वाला दूसरा जो सोल्यूशन आया y -x -c दिस इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आया, सॉल्वेबल फॉर p वाला केस कैसे करते हैं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये एक इजी एग्जांपल मैंने लिया था सॉल्वेबल फॉर p वाले केस के लिए, लेकिन यहां पे अब एक अच्छा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, और ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आए हैं, ठीक है ना, बीएससी में और बीटेक में भी कई बार आया है, अलग अलग बीटेक के जो होम एग्जाम्स होते हैं। और ये क्या है देखिए, सॉल्व p² + 2py cot x दिस इज इक्वल टू y², ठीक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। अब ध्यान दीजिए, इसका मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। यहां पे मैं देख रहा हूं कि ठीक है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में पहले लिख लूं, p² + 2py cot x
माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं देख के लग रहा है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है ना। आप देखिए ऐसे ही बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p में, तो मैं इसको p के लिए सॉल्व करूंगा। अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में होता तो y के लिए सॉल्व करते, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में होता तो हम x के लिए सॉल्व करेंगे। और उसी पे बेस्ड हमने यहाँ पे लिखा है 3 टाइप से करते हैं, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y एंड सॉल्वेबल फॉर x। तो यहाँ पे इजिली हम क्या करेंगे, p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम p के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करना होगा। अब पिछला क्वेश्चन देखिए बड़े आसानी से हमने फैक्टर कर लिया था, नंबर्स में था। यहाँ पे फंक्शंस है, y भी है, कॉड भी है, आप करने को कर सकते हैं। ठीक है ना, फैक्टर। तो ये आपका स्मार्टनेस है कैसे आप करते हैं, बट मैं सीधे सीधे जाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, p के लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको मैं लिख देता हूं 1। तो सॉल्विंग 1 फॉर p, p के लिए मैं सॉल्व करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिद्धाचार मेथड लगाऊंगा, तो p इक्वल टू क्या था, ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। सिद्धाचार मेथड से x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था ना। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a जो है, x की जगह मेरा क्या है p, क्योंकि मैं p के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो a जो आएगा कोफिशिएंट वो 1 है, मैं लिख देता हूं। b जो है, p का कोफिशिएंट ये है 2y कॉट x, और जो c है कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस वाई स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। तो बस अब ये फार्मूला सिद्धाचार लगा दीजिए। तो माइनस b मतलब माइनस 2y कॉट x, प्लीज चेक करते चलिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर ना, इसी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर x, ये आएगा। और फिर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस मैं लिख देता हूं 4a की वैल्यू 1 और c जो है मेरा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। पूरा समझ में आया होगा। तो यहां से p इक्वल टू क्या आ गया, देखिए माइनस 2y कॉट x, और यहां से देखिए यहां से भी 4 कॉमन है, यहां से भी 4 कॉमन, स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे ये 2 हो जाएगा। अंडर रूट में आता हूं y स्क्वायर कॉट स्क्वायर x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस वाई स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन 2। अब देखिए इन दोनों से 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर दीजिए। तो फाइनली मैं लिख रहा हूं यहां से जो सिंपल आएगा y, ठीक है ना, देखिए 2 कैंसिल कर दिया, तो यहां से आएगा माइनस वाई कॉट x, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए यहां से मैं यहीं पे सेपरेट कर देता हूं, देखिए ये अंदर वाला फैक्टर वाई स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या है कॉट स्क्वायर x प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो गया, और y तो बाहर सीधे आएगा y कोसेक x। प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स, ये हो गया। चलिए इतना मेरा आ गया। तो इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, अब दोनों रूट्स अलग अलग लिख लीजिए। तो p इक्वल टू एक जो आएगा माइनस वाई कॉट x, यहां पे प्लस साइन ले लेंगे तो y कोसेक x, इसको ये हुआ एक, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए, एक ये आ गया, और इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y ब्रैकेट में माइनस कॉट x प्लस कोसेक x, ये आया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। और दूसरा जो रूट आ रहा है मेरा y इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, यहां माइनस साइन ले लेना है, तो ये आ जाएगा y ब्रैकेट में माइनस कॉट x, और यहाँ पे आप माइनस साइन लेंगे माइनस कोसेक x, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक, प्लीज बोलिएगा, हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां से भी आप लिंक कर सकते हैं, देखिए इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, जो मैंने थ्योरी में जनरल बताया था ना, इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, इसको बिल्कुल लिख सकता हूं। तो चलिए इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब p माइनस ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय p माइनस ये पूरा इक्वल टू 0। तो एनीवेज हम यहाँ पे अलग अलग लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये dy बाई dx p है क्या,
डी वाई बाई डी एक्स, दिस ये भी मेरा क्या है डी वाई बाई डी एक्स। ये दोनों इंडिविजुअल जो अलग से फैक्टर्स बने वो क्या हो गए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मैं समझा पाया कि नहीं? अब एक एक को सॉल्व करना है। सो फॉर 2 इक्वेशन नंबर 2 का मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूं विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट में माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। देखिए पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए था। ये इंडिविजुअली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में बन रहे हैं, सबका अलग अलग सोल्यूशन निकालना है, वही मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल। कैसे, देखिए डी वाई बाई वाई दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ठीक है ना, दिस डी एक्स विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, इधर तो मेरा हो गया log y, प्लीज चेक करिएगा। अब इधर आता हूं, cot x, ठीक है ना, यहां पे देखिए माइनस कॉट एक्स है और ये तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता था, याद करिए log sin x ना, cot x का इंटीग्रेशन log sin x। तो यहां पे माइनस कर दिया, ठीक है ना, log sin x। और कोसेक x का क्या होता था, कोसेक x के कई होते थे, आप अगर देखें तो इसका डायरेक्ट मैं लिखता हूं कोसेक x का, आपको पता होगा इस कोसेक x का log tan x बाई 2। प्लीज चेक करिएगा इसका ये होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है तो c मत लिखिए, क्योंकि सारे टर्म्स अगर log में आ गए तो यहां पे भी log c कर दीजिए। यहां से चीजें क्लियर हैं? तो अब चलिए, अब अगर ये हो गया तो 1 बाई 1 अब आप सेपरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई, सेपरेट मतलब क्या, सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए log, अभी इधर log y छोड़ देता हूं, इधर आता हूं, ये तीनों log है ना, तो प्रॉपर्टी था ना log a प्लस log b, तो log a इंटू बी, और अगर log a माइनस log b तो ये नीचे आ जाता था। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं दिस विल बी tan x बाई 2 इंटू सी अपॉन, नीचे आ जाएगा sin x ना, log की प्रॉपर्टी से। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और देखिए ये आता क्या है। तो इसको मैं c को अभी ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। सो दिस विल बी, इधर देखिए log tan को मैं लिख सकता हूं sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, ऊपर tan x बाई 2 को, और sin x है, इसको हाफ एंगल में बदलेंगे तो 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, और यहां पे c को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, यहां तक ठीक है? प्लीज बोलिएगा। अब यहां पे मैं आता हूं, ये देखिए कुछ न कुछ तो कैंसिल आउट होगा। ये देखिए sin x बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये cos x बाई 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। सो log, यहां पे ध्यान दीजिए 1 अपॉन 2, और ये देखिए cos x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, उसको जरा यूज करिए, cos 2x ना, इसका जो फॉर्मूला हुआ करता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। तो यहां से 2 cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x, ये था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब चूंकि यहाँ पे हाफ एंगल है ना, तो जहां जहां x है उसको x बाई 2 से रिप्लेस करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 क्या आएगा, 1 प्लस cos x। तो बस यहाँ पे आप रख दीजिए। तो दिस विल बी log 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x इंटू सी। प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया। अब दोनों साइड एंटी लॉग ले लीजिए, इधर log y है, इधर log ऑफ दिस, तो एंटी लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस
कॉस एक्स इंटू सी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मेरा आ जाता है अल्टीमेट यहां से y ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू सी, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 4। प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। अब उसी तरीके से जो सेकेंड फैक्टर था ना, मतलब इक्वेशन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। और सेम देखिए यहां पे क्या है, ए बी माइनस है, ये भी देखिए ए बी माइनस ए बी माइनस, तो आप जब सॉल्व करेंगे ना तो सीधी सी बात है ये दोनों नीचे आएंगे, तो इसको आप करेंगे, मैं अच्छा कर देता हूं, चलिए क्या है, dy बाई डी एक्स इजकल टू, मैं लिखता हूं फॉर 3 ना, इसके सोल्यूशन के लिए dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लीजिए, यहां से देखिए मैंने माइनस बाहर लिया तो cot x प्लस कोसेक x, तो दिस विल बी cot x प्लस कोसेक x, ये हो गया। प्लीज चेक करिएगा। अब ये अगेन वही रूल है, dy बाई वाई दिस इज इक्वल टू माइनस यहां से cot x प्लस कोसेक x, ठीक है ना, और यहां पे इतना आ गया। अब इसको आपको करना क्या है, इंटीग्रेट कर देना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो क्या आ जाएगा, इधर तो आएगा log y और दिस इज इक्वल टू cot का करेंगे इंटीग्रेशन, अच्छा यहां पे dx होना चाहिए था, यहां पे करेंगे cot x का तो माइनस log sin x, और यहां पे भी माइनस log tan x बाई 2, और यहां पे आप क्या करिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर उसी तरीके से log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log c ऊपर रहेगा, नीचे sin x, और यहां पे tan x बाई 2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, log c, अब देखिए साइन को हाफ एंगल में बदलेंगे तो 2 sin x बाई 2, और यहां से cos x बाई 2, प्लीज चेक करिएगा, और tan x बाई 2 को sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। अब यहां पे cos x बाई 2 cos x बाई 2 कैंसिल आउट होंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा log c अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक। अब अगेन यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करिए, कौन वाला, cos 2x की वैल्यू होती थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और हाफ एंगल में जब बदलेंगे तो x की जगह x बाई 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्वांटिटी जो है क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस x, तो दिस विल बी log c अपॉन 1 माइनस कॉस x, और इधर मेरा क्या था log y, दोनों साइड एंटी लॉग लीजिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन 1 माइनस कॉस x, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस कॉस x दिस इज इक्वल टू c, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान दीजिए पूरे थ्योरी से लिंक करते हैं, पहले यहां से g1 g2 यहां पे चूंकि क्वाड्रेटिक था ये आ गया, जनरल सोल्यूशन में इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने ये दो फैक्टर्स निकाले थे, इनका अलग अलग सोल्यूशंस निकाला, एक इक्वेशन 4 आया, एक इक्वेशन 5। अब ये दोनों सब कुछ सेम है, बस 4 में यहां प्लस साइन है और यहां पे क्या है माइनस साइन है, सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ मेरा मेन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको इक्वेशन 1 लिखा है कि नहीं पहले मुझे चेक करने दीजिए, तो मैंने इक्वेशन 1 जरूर लिखा है, देखिए इक्वेशन 1 लिखा है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, अब मैं आता हूं जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्लीज चेक करिएगा, तो क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन, देखिए जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, प्लीज चेक करके आप बताइए। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो y 1 प्लस ऊपर क्या था cos x था, देखिए 1 प्लस cos x है, देखिए y ब्रैकेट में 1 प्लस cos x, और नीचे क्या है इसको मल्टीप्लाइड बाई y 1 माइनस cos x दिस इज इक्वल टू c, ठीक है ना, या फिर अगर आप चाहें, चलिए ठीक है यही आपने लिख दिया, यही मेरा सोल्यूशन हुआ, दिस इक्वल टू c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा।
ठीक है, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हुआ। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो यहां से अच्छा कुछ बुक्स में क्या करते हैं, जैसे हमने ये लाया था ना, तो यही से सॉल्यूशन लिखते हैं। मतलब आप जैसे कोई और बुक अगर देखें, ये कॉमन क्वेश्चन है, तो जैसे इसको यही से लिख देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं ना, ये सॉल्यूशन मेरा है, इसको आप ऐसे लिखिएगा। कुछ बुक्स में क्या करते हैं, यहाँ तक सिंप्लीफाई नहीं करते, ये यही से लिखते हैं क्या, y माइनस सी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या लिख देते हैं, ये देखिए कहाँ गया ये, और यहाँ से क्या करते हैं, y माइनस सी अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करते हैं, यही से इन दोनों का जनरल मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या वो लिखते हैं, y माइनस सी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये मल्टीप्लाइड बाई y माइनस सी अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और दिस इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरीके से, जैसे हमने जनरल जो किया था मेथड, हमने यही बताया था ना कि इनको बस जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0, तो वैसे भी लिखते हैं। तो अगर कभी आप सॉल्यूशन कोई बुक में देखें और इस तरह से दिया है, कोई घबराने की बात नहीं है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख दीजिएगा। प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए। ठीक है, सो ये मेरा सॉल्यूशन हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे आपको लिखना है, जो सॉल्यूशन आपको आए वैसे आप इसको लिख लीजिए। सो ये था मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो इसको वैसे ज्यादा अच्छा होगा आप इस तरह के यही सॉल्यूशन आप लिखें। ठीक है, प्लीज बोलिएगा। ठीक, चलिए, सो होपफुली मेरा एफर्ट जो है इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो जो आपको अच्छा लगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, आप जो मैं किया वो करें, या फिर यहां से इतना ही रखिए उसी फॉर्म में, तो ये ज्यादा अच्छा है। जो हम लोग करते आ रहे हैं ना, मैं इसी को कर देता हूं, सीधा सीधा यही लिखिए, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जो हम फॉर्म कर रहे थे ना वही फॉर्म मैं कर रहा हूं। इरेज हो जाओ भाई, इरेज हो जाओ। ठीक, ठीक है ना, इसी को मैं लिखता हूं। अरे ये क्या हो गया, मिट गया। ठीक है, कोई बात, ये था 1 अपॉन 1 मिनट, सिस्टम भी स्लो हो जाए। 1 अपॉन ये था ना, यही 1 प्लस कॉस है ना इंटू सी, तो इधर लाके दिस ये हो गया। और इसको जब सॉल्व किया तो इसको भी आप यही लिखिए, यही तक इसको मैंने लिख दिया। अच्छा, उसको इक्वेशन 4 लिखा था हमने, तो इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 4, और इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 5। ज्यादा अच्छा यही होगा, जिस प्रोसेस में आपने किया है 5, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ठीक, और जनरल सॉल्यूशन जो मेरा होगा इसी को आप लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल टू 0। देखिए ये जनरल, ये ज्यादा अच्छा है ना, ये cos x है। तो ये मेरा, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, ऐसे ही किए हैं तो ऐसे ही करते हैं। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो सॉल्वेबल फॉर y वाला केस आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में आए हैं, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज, बीटेक, तो ये चीजें आपको प्रोसेस से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको किया। अब मेन जो केस अब 2 हैं, हालांकि यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा इजीएस्ट होता है ये। अब यहां पे सॉल्वेबल फॉर y, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्वेबल फॉर y, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।